चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जिस बीजेपी के लिए अपना पहला बड़ा कैंपेन लॉन्च किया था, आज उसी को खुला चैलेंज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के खेमे में हैं और वे डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी राज्य में दहाई का आंकड़ा पार करने में ही हार जाएगी। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि अब तक का पीके का रिकॉर्ड कैसा रहा है। अगले साल बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा आए दिन गर्माता जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा चर्चा का विषय बना रहा, तो दूसरी ओर ममता सरकार के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बड़े दावे के बाद सियासी उठापटक तेज हो गई। दरअसल पीके ने एक ट्वीट किया था जिसमें वे कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने इससे अच्छा प्रदर्शन किया तो वे ट्विटर छोड़ देंगे। आपको बता दें कि बतौर चुनावी रणनीतिकार बंगाल में पीके का मुकाबला सीधे अमित शाह से होने जा रहा है। शाह जहां बीजेपी के चाणक्य की तरह देखे जाते हैं, तो प्रशांत किशोर के दिमाग का भी राजनीतिक पंडित लोहा मानते हैं। आपको बता दें कि पीके के काम की 2014 के लोकसभा चुनाव में खूब चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग से लेकर ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट का जो फॉर्मूला प्रशांत किशोर लाए थे, वो सुपर हिट साबित हुआ। चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी, मंथन जैसे पब्लिक प्रोग्राम्स के अलावा सोशल मीडिया पर भी पीके की रणनीति पर फोकस रहा। 2014 के चुनाव में बीजेपी की जीत का अच्छा खासा श्रेय प्रशांत किशोर को ही मिला। हालांकि 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी से दूरी बना ली। उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC नाम से अपना संगठन खड़ा कर दिया। 2015 में पीके और IPAC के लोग बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे। प्रचार की कमान पीके के हाथ में थी, मुकाबला बीजेपी से था और पीके की रणनीति से अब JDU RJD का गठबंधन जीत गया तो ब्रांड पीके और मजबूत होता चला गया। बीजेपी और JDU के साथ सफल रहने के बाद 2016 में पीके को कांग्रेस ने अपने साथ लिया। पंजाब में लगातार 2 चुनाव हार चुकी कांग्रेस को 2017 में पीके के साथ से जीत मिली। पंजाब का साथ उत्तर प्रदेश में भी जारी रहा, लेकिन यहाँ पीके का प्लान फेल हो गया। बीजेपी की रणनीति के आगे पीके की दाल नहीं गली। कांग्रेस राज्य में करीब 3 दशक से सत्ता से बाहर थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का दाव भी नहीं काम आया। बीजेपी अकेले 300 से ज्यादा सीटें जीत ले गई। कांग्रेस के हिस्से केवल 7 सीटें ही आईं। कई राजनीतिक पंडितों ने यूपी में कांग्रेस के साथ जाने के लिए पीके के फैसले को गलत बताया था। इसके बाद 2017 में पीके को YS जगनमोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। IPAC ने जगन की इमेज बदलने के लिए कई कैंपेन चलाए। विधानसभा चुनाव में YSRCP को 175 में से 151 सीटें मिली और पीके के रिज्यूमे में एक और उपलब्धि जुड़ गई। प्रशांत किशोर को बड़ा बूस्ट दिल्ली में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से मिला। आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना रणनीतिकार बनाया था और पार्टी 70 में से 62 सीटें जीतने में सफल रही। खैर, पीके ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया। नीतीश संग के रास्ते जनवरी में ही अलग हो गए थे, जब JDU ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। अब पीके के सामने 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पहला, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की 2021 में सत्ता में वापसी करानी और फिर तमिलनाडु में DMK की चुनावी रणनीति तैयार करनी। अब देखना होगा कि इन दोनों राज्यों में पीके के पासे से क्या अंक निकल कर आते हैं। BBPN की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। हालांकि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस खास मौके पर भारत में नहीं हैं। वे एक निजी यात्रा पर विदेश गए हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जगह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाँ, इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राहुल मिलान गए हैं, जिस पर विपक्ष उन पर हावी हो गया है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी किसी खास मौके पर विदेश गए हों। इससे पहले भी वे कई बार ऐसा कर चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी का झंडा वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने फहराया।
कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और इस खास मौके पर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मुख्यालय में आयोजित समारोह में नजर नहीं आईं। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निजी यात्रा पर एक दिन पहले ही विदेश रवाना हो चुके हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी हर खास मौके पर विदेश चले जाते हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी मिलान अपनी नानी से मिलने गए हैं और अक्सर राहुल वहां जाते रहते हैं। और जैसे ही राहुल के इस विदेश यात्रा की खबर सोशल मीडिया पर आई, इन प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट और मैसेजेस का तांता लगना शुरू हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के राजनीति को लेकर गंभीर ना होने की चर्चा भी इस दौरान शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है और उसके पास स्थायी अध्यक्ष तक नहीं है। राहुल की विदेश यात्राओं की टाइमिंग पर पहले भी कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष फरवरी 2020 में विदेश यात्रा पर थे। इस दौरान बीजेपी ने खूब हल्ला मचाया कि राहुल गांधी इटली गए थे। उस दौरान इटली दुनिया में कोविड-19 का हॉटस्पॉट था। इस दौरान राहुल पर जब सवाल उठाए गए तो बाद में कांग्रेस ने कहा था कि राहुल की 29 फरवरी को स्क्रीनिंग हुई थी और वे कोविड फ्री हैं। इसके पहले भी एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो राहुल गांधी विदेश में बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 44 सीटों पर सिमटने के बाद राहुल जून 2014 में विदेश चले गए थे। 2015 की शुरुआत में राहुल करीब 2 महीने तक देश से बाहर रहे। वे वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड के अलावा म्यांमार भी गए थे। अप्रैल 2015 में लौटे राहुल ने 19 जून 2015 को अपना बर्थडे दिल्ली में ही मनाया था, लेकिन अगले ही दिन वे मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ विदेश चले गए। सभी 10 दिन बाद लौट कर आए। जून 2016 में राहुल ने अपना जन्मदिन तुर्की में मनाया। 2017 में इटली जाकर नानी संग राहुल ने अपना बर्थडे मनाया। पिछले साल भी जब महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, तब भी ऐसी खबरें आई थी कि राहुल मतदान से कुछ समय पहले विदेश दौरे पर रवाना हो गए थे। बीजेपी ने इसे लेकर राहुल पर खूब हमला बोला था, जिसके बाद पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर पर लिखा था कि किसी के निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खैर, अब ये सिर्फ संजोग है या फिर सही में राहुल गांधी विदेश में जश्न मनाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये कई बार देखा गया है कि राहुल गांधी कुछ खास मौकों पर विदेश यात्रा पर चले ही जाते हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के इवेंट में बोले पीएम मोदी। कहा, विश्व भारती के लिए गुरुदेव टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का सार। पीएम ने शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे राहुल गांधी समेत 3 नेता, प्रियंका गांधी और अन्य नेता को हिरासत में लेने के बाद किया गया रिहा। किसान आंदोलन का आज 30वां दिन, बातचीत पर गतिरोध अभी भी बरकरार। 3 दिन बाद केंद्र की पेशकश ठुकरा किसान बोले, नया एजेंडा भेजें तभी होगी अब बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। राहुल ने इस दौरान उठाया लोकतंत्र पर सवाल। कहा, भारत में नहीं है लोकतंत्र, वो सिर्फ सोच में, सच्चाई में नहीं है कुछ भी ऐसा। राजस्थान को 18 राजमार्ग योजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, 2 साल में टोल नाके खत्म करने का प्लान। गाड़ी में लगे जीपीएस से कटेंगे पैसे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों में सियासत। 3 विधायकों पर दर्ज केस हटवाने के लिए कोर्ट पहुंची योगी सरकार। सपा का तंज, इसलिए बढ़ रहे राज्य में क्राइम। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने किए अहम बदलाव। 2 परीक्षा केंद्रों का नाम सुधारा। आगे की परीक्षाओं के फॉर्म को लेकर कर सकेंगे एडिट। कोरोना काल में क्रिसमस। पहली बार क्रिसमस पर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च। कोरोना वायरस के चलते बढ़ती जा रही सख्ती।
कंपनी पर संकट, अलीबाबा ग्रुप के एकाधिकार को लेकर चीन ने जांच की शुरू, कंपनी के शेयरों में 7% से ज्यादा की गिरावट। सेबी का अड़ंगा, सेट के खिलाफ सेबी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मामला ICICI बैंक के संदीप बत्रा से संबंधित। 35% ब्याज पर लोन, मोबाइल ऐप से करोड़ों रुपए का लोन घोटाला उजागर, 16 गिरफ्तार, 75 बैंक खाते हुए फ्रीज। मुश्किल में देश, छुट्टी पर ट्रंप, पत्नी मेलानिया के साथ क्रिसमस मनाने अपने आलीशान रिजॉर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, देश में कोरोना मचा रहा तबाही। पाकिस्तान में सियासत तेज, मरियम नवाज बोली जब PM बनने के लायक नहीं थे इमरान खान तो शेरवानी पहनने की क्या थी इतनी जल्दबाजी। कोविड-19 का नया वेरिएंट, ब्रिटेन में एक हफ्ते में मिला कोरोना का दूसरा वेरिएंट, साउथ अफ्रीका से लौटे थे दोनों ही संक्रमित। आज हुई BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग, T20 वर्ल्ड कप और IPL में नई टीम पर चर्चा होने की संभावना, मीटिंग में टैक्स से संबंधित मामले पर भी चर्चा संभव। भारतीय टीम की परेशानी से ऑस्ट्रेलिया खुश, कोच लैंगर बोले टीम इंडिया के साथ सहानुभूति, लेकिन उनके दबाव में रहने से मैं हूं खुश। सेमीफाइनल में पहुंचा मैनचेस्टर यूनाइटेड, तवानी मार्शल ने टीम को दिलाई जीत, मैनचेस्टर सिटी से होगा मुकाबला। बिग बॉस के घर में रो पड़ी बीजेपी नेता, सोनाली फोगाट को आई अपने पति की याद, रोते रोते बोली उनके गुजरने के बाद कई रात तक नहीं सो सकी। मोहम्मद रफी का जन्मदिन, कभी मौलवियों के कहने पर मोहम्मद रफी ने बंद कर दिया था फिल्मों में गाना, फिर ऐसे बदला था अपना फैसला। 64 साल के हुए अनिल कपूर, कई बार टली थी अनिल कपूर की शादी, फिर शादी का दिन आया तो दुल्हनिया को देख रोने लगे थे अनिल कपूर। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया में अभी कोरोना वायरस महामारी का कहर खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कोरोना के नए प्रकार स्ट्रेन को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। इस बीच त्योहार का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर लोग जश्न मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है और इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। तो किन राज्य सरकारों में बैन रहेगा जश्न, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच देश ही नहीं दुनिया भर में क्रिसमस के त्योहार को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार क्रिसमस का रंग दुनिया भर में फीका ही रहेगा। कोरोना संकट की वजह से भारत में भी इस त्योहार पर वो रौनक नजर नहीं आएगी। देश के कई राज्यों ने तो क्रिसमस को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस, कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं और ऐसे में क्रिसमस के त्योहार को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सरकारी नियमों के अनुसार ही त्योहार मनाने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण में वृद्धि की संभावना को देखते हुए ईसाई समुदाय नियमों का पालन करते हुए बेहद सिंपल तरीके से ही क्रिसमस का त्योहार मनाएं। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि इस बार चर्च में क्रिसमस प्रार्थना के लिए अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की इजाजत होगी। चर्च को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रार्थना के समय कोई भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। चर्च में प्रार्थना शुरू होने से पहले सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को चर्च में मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। इसके अलावा 30 साल से ज्यादा के वरिष्ठों को और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर त्योहार मनाने की सलाह दी गई है। आयोजकों को आम लोगों के लिए ऑनलाइन प्रार्थना सभा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं धार्मिक व सांस्कृतिक जुलूस निकालने की पूरी तरह मनाही है। साथ ही पटाखे जलाने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में क्रिसमस को लेकर गाइडलाइन, प्रशासन की ओर से भोपाल में जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 35 मिनट यानी रात के 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है।
कोरोना की वजह से भोपाल में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने का समय भी बदला गया है। रात 9 बजे से पहले ही चर्च के सभी कार्यक्रम पूरे कर लिए जाएंगे। चर्च से क्रिसमस सेलिब्रेशन का वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की दर भी तय की गई है। उत्तराखंड में क्रिसमस पर कार्यक्रमों पर रोक। उत्तराखंड के देहरादून में कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सरकारी आदेश के अनुसार 25 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले के होटल, रेस्टोरेंट, बार और दूसरी जगहों पर कोई पार्टी नहीं की जाएगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि देश के कई और राज्यों में भी कोरोना संकट को देखते हुए क्रिसमस के त्योहार को सादगी से मनाने की अपील की गई है। ईसाई समुदाय से इस त्योहार को घर पर ही मनाने की अपील की गई है। इसके साथ ही किसी भी पार्टी या सामूहिक आयोजन पर सख्त मनाही है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार स्ट्रेन बेकाबू हो गया है। लंदन की इस बेहद खराब हालत को देखते हुए यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है, जिसके बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या है कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण और क्या कोरोना वैक्सीन इससे बचा सकेगी। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस लगभग 1 साल बाद भी दुनिया भर में फैलता जा रहा है। इसके साथ ही इसकी वैक्सीन लगने का पहला चरण भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच सबके होश उड़ाने वाली एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक नई वैज्ञानिक खोज ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने लंदन और इंग्लैंड के हिस्सों में कहर मचाना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन बाकी सभी स्ट्रेनों से कहीं ज्यादा खतरनाक और घातक है, जिसकी वजह से एक बार फिर इंग्लैंड में सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू किया गया है। क्या है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन? सभी तरह के वायरस म्यूटेट करते हैं, लेकिन कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता को बढ़ा कर रख दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण अलग हैं और इसका प्रसार भी आसानी से फैल रहा है और त्योहार के समय इसके मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि नए कोविड स्ट्रेन से जुड़े पहले मामलों की पहचान पिछले हफ्ते की शुरुआत में ही हो गई थी, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि म्यूटेशन के शुरुआती सबूत सितंबर के आसपास ही देखने को मिल गए थे। ब्रिटेन के जिलों में वायरस का म्यूटेशन 1108 लोगों की जान का कारण बना है। कोरोना का नया स्ट्रेन बाकियों में थोड़ा अलग है। वायरस का वर्तमान म्यूटेशन, जो अब ब्रिटेन का सबसे आम वायरस संस्करण बन गया है, कई केस को देखने के बाद ये सुझाव दिया गया है कि सबसे बड़ा अंतर इस बात से पड़ सकता है कि म्यूटेशन सिस्टम इम्यूनिटी गार्निंग सेल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, जो प्रथम स्तर की प्रोटेक्शन करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रणाली में प्रतिरक्षा एंटीबॉडी द्वारा मान्यता के लिए आवश्यक है और पिछले भेदों की तुलना में तेजी से और ज्यादा शक्तिशाली रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करने में सक्षम हो सकता है। शायद यही एक कारण है कि इसे सुपर संक्रामक स्ट्रेन कहा गया है। कोविड के नए वेरिएशन के लक्षण घटक है या नहीं, इसका पता लगना अभी बाकी है। मेडिकल अधिकारियों ने इस स्ट्रेन के बारे में बताया कि ये पिछले स्ट्रेन से 70% ज्यादा संक्रामक है। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि ये वायरस पिछले स्ट्रेन से कई ज्यादा तेजी से फैलेगा।
क्या इसका इलाज मुश्किल है? अगर इस म्यूटेशन का इलाज मुश्किल होता तो अभी तक कई लोगों की जानें चली गई होती, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक ये देखा गया है कि जो लोग पहले से किसी बीमारी की चपेट में थे, उनमें इस वेरिएशन से संक्रमित होने के आसार कहीं ज्यादा हैं। इसके साथ ही इसका व्यक्ति के लिंग और उम्र पर भी असर पड़ता है। क्या नए म्यूटेशन पर कोरोना वैक्सीन काम करेगी? प्रतिरक्षा प्रणाली का एक आवश्यक लक्ष्य है और इसलिए वायरस में किसी भी तरह के म्यूटेशन से इम्यूनोलॉजिस्टिक में बदलाव नहीं होगा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि वैक्सीन किसी भी तरह की कोरोना म्यूटेशन से लड़ने में सक्षम होगी। तब तक ये वैक्सीन सभी लोगों को कुछ हद तक संक्रमणों से बचाने में काम करेगी, लेकिन ये सब वैक्सीन की क्षमता पर ही निर्भर करता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारत की आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज 135 साल की हो गई है। कांग्रेस आज 136वां स्थापना दिवस मना रही है। हालांकि इन दिनों कांग्रेस अपने काफी कठिन दौर से गुजर रही है। नेतृत्व को लेकर अंदरूनी घमासान की वजह से पार्टी के वजूद पर बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थापना की बेहद दिलचस्प कहानी है। एक रिपोर्ट देखिए। आजादी से 62 साल पहले 1885 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी A.U. ह्यूमन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। A.U. को जीवित रहते हुए कभी पार्टी के संस्थापक का दर्जा नहीं दिया गया था। 1912 में उनकी मौत के बाद कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। पार्टी की स्थापना के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ ये था कि 1857 में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा गदर मचा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसे फिर कभी हालात बने। उन्होंने प्लानिंग की कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहां हिंदुस्तानी अपनी भड़ास निकाल सके। इसके अलावा इसी मंच के तहत जो विरोध प्रदर्शन करना है वो भी कर सके। इस काम के लिए A.O. को चुना गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष भारतीय ही थे। पार्टी के पहले अध्यक्ष कोलकाता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पार्टी का पहला अधिवेशन पुणे में हुआ था, लेकिन उस वक्त वहां हैजा फैला हुआ था और इस वजह से इसे मुंबई में किया गया। 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन हुआ और इसमें 78 सदस्यों की मौजूदगी में व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहले अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ और इससे ही कांग्रेस को नई पहचान मिली। कांग्रेस ने बंटवारे का खुलकर विरोध किया, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू ही किए थे कि इसमें फूट पड़ गई और दो धड़े हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल चाहता था कि आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए, जबकि नरम दल खुलकर अंग्रेजों की बगावत करने के खिलाफ था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी राजनीति में आए और उसके बाद मानो बस कांग्रेस का मतलब गांधी ही हो गया। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई आंदोलन किए, मसलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कांग्रेस की लोकप्रिय ही थी कि उस गुलाम भारत में भी पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक। 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी के अब तक 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से 18 अध्यक्ष आजादी के बाद बने हैं। आजादी के बाद इन 73 सालों में से 38 साल नेहरू गांधी परिवार ही पार्टी का अध्यक्ष रहा है, जबकि 35 साल गैर नेहरू गांधी परिवार ने कमान संभाली है। आजादी के बाद 1991 से लेकर 1994 तक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। उनके बाद 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। फिर 1978 से 1984 तक इंदिरा गांधी दोबारा अध्यक्ष रही।
इंदिरा गांधी की मौत के बाद आजादी के बाद 1951 से लेकर 1994 तक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। उनके बाद 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी और फिर 1978 से 1984 तक इंदिरा गांधी दोबारा अध्यक्ष बनी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 से 1991 तक राजीव गांधी अध्यक्ष बने। राजीव गांधी की मौत के 7 साल बाद 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, जो 2017 तक इसी पद पर बनी रही। उसके बाद उनके बेटे राहुल गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अगस्त 2019 से सोनिया गांधी दोबारा अध्यक्ष रही। राहुल दिसंबर 2017 से अगस्त 2019 तक अध्यक्ष रहे और आज के वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर जो माथापच्ची हो रही है, इससे हर कोई वाकिफ है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने TMC से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ममता के वो सारे सेनापति एक एक कर साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिन्होंने 10 साल ममता बनर्जी को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए जी जान लगा दी थी। आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में ममता के कौन कौन से दमदार नेताओं के नाम हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल बढ़ने लगी है। बीते दिन शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बीते दिन पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में चुनाव से पहले की तैयारियों और अन्य मामलों पर मंथन होने की खबर है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी हर शुक्रवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करती हैं। पिछले कुछ समय में TMC के कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हैं, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी को सत्ता दिलाने में सबसे बड़े मददगार रहे शुभेंदु अधिकारी का TMC से मोह भंग हो गया है। शुभेंदु अधिकारी का TMC छोड़ना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है और अब माना जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल रॉय बीजेपी का दामन थामकर 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना सियासी असर दिखा चुके हैं। ममता की पार्टी से शोभन चटर्जी भी साथ जोड़ चुके हैं। इसके साथ ही TMC में सबसे खास नेताओं में अर्जुन सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ममता का हाथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी के एक दौर में सबसे भरोसेमंद नेताओं में सौमित्र खान शामिल थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने TMC छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। TMC के युवा ब्रिगेड का चेहरा अनुपम हाजरे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले TMC ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए उन्हें निकाल दिया था। TMC संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने वाले नेताओं में शंकु देव पांडा का भी नाम आता है। TMC के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने TMC छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जो ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका था। बंगाल के कूच बिहार दक्षिण से TMC विधायक रहे मिहिर गोस्वामी ममता के शुरुआती दौर के साथी रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के सेनापति बन चुके हैं। सब्यसाची दत्ता TMC के एक ऐसे नेता थे जो ममता बनर्जी के यहाँ ही रहा करते थे। ममता के करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन उनका भी TMC से मोह भंग हो गया है। बैरकपुर सीट से TMC विधायक शीलभद्र दत्त की नाराजगी के पीछे PK यानी प्रशांत किशोर माने जाते थे। शीलभद्र दत्त लगातार PK पर सवाल खड़े कर रहे थे और फिलहाल वो भी पार्टी से बगावत कर चुके हैं और माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खैर, ममता के खास नेताओं की फौज अब ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही है। अब देखना होगा कि ममता अपनी पार्टी को कैसे बचा पाती हैं। BBPN की रिपोर्ट।
ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राजधानी दिल्ली में ठिठुरन और बढ़ने लगी है। आज से शीतलहर देखने को मिल सकती है। न्यू ईयर ईव यानी 31 दिसंबर को सबसे ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर जाने के बाद अब बर्फीली हवाओं ने राजधानी में पहुंचना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में नए साल के आने का जहां आगमन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ठंड का टॉर्चर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार नए साल पर ठंड और बढ़ेगी, इसके साथ ही पारा भी गिरेगा। पहाड़ों पर भी बर्फबारी फिर से शुरू हो जाएगी। मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो वैष्णो देवी में भी बर्फ की फुहारें बरस रही हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। सर्दी और कोहरे के डबल अटैक के साथ राजधानी के लोगों की दिक्कत आज से और बढ़ने वाली है। इसके साथ ही दिल्ली वालों की मुश्किल दोहरी हो चुकी है। यहाँ सर्दी के साथ साथ धुंध ने जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि आने वाले दिन लोगों के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पारा गिरने की भविष्यवाणी की गई है। यानी दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का स्वागत करना पड़ सकता है। दिल्ली में कोहरा इतना गहरा है कि सूरज के आसमान में चढ़ने के बाद भी इसका असर बना हुआ है। सर्दी और कोहरे का डबल अटैक लगातार दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। हर जगह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग की माने तो नए साल शुरू होने से पहले दिल्ली NCR में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। यानी दिल्ली NCR वाले भयंकर सर्दी के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जो मौसम की मार से अछूता हो। यूपी में ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचाया है, तो पंजाब में भी कोहरे की भारी मार पड़ी है। हिमाचल के कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उत्तराखंड भी 0 डिग्री के पास है। यूपी से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल तक सर्दी का सितम जारी है। हिमालय में ठंड का प्रकोप जारी है। अरसे बाद शिमला में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की वजह से पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी ठंड 0 डिग्री की तरह लुढ़क रहा है। खैर, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। सर्दी और कोहरे के डबल अटैक के साथ राजधानी के लोगों को दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल पर दिल्ली NCR में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। यानी दिल्ली NCR वालों को भयंकर सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे देश में विरोध प्रदर्शनों का लंबा इतिहास रहा है। आजादी से पहले देश के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बड़े आंदोलनों को अंजाम दिया था, जिसमें महात्मा गांधी के स्वदेशी और सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेता के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन तक शामिल रहे। इधर आजादी के बाद सरकार के खिलाफ समय समय पर बड़े विरोध प्रदर्शन होते रहे। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पिछले 2 दशक के 5 सबसे बड़े जन आंदोलन।
दिल्ली में किसान आंदोलन चरम पर है। किसान कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देश के आंदोलन चल रहा हो। भारत में विरोध प्रदर्शनों का लंबा इतिहास रहा है। पिछले 2 दशकों में भी कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसने सत्ता को हिलाकर रख दिया है। निर्भया आंदोलन। साल 2012 के निर्भया गैंगरेप की घटना के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए जाने के साथ ही गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग उठने लगी। इस आंदोलन को देश भर से समर्थन मिला। इस आंदोलन के चलते ही कानूनों और व्यवस्थाओं में कई तरह के बदलाव हुए और इसके साथ ही दिल्ली की सरकार को भी बड़ा झटका लगा। किसान आंदोलन 2019-2020। पिछले साल नवंबर के महीने में 24 राज्यों के 35,000 किसानों ने कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था। बिना जमीन वाले खेतिहर मजदूरों और किसानों का सैलाब दिल्ली बॉर्डर तक आकर अपनी मांगों को पूरा करना चाह रहा था। पिछले ही साल मार्च के महीने में 40,000 से ज्यादा आदिवासी किसान नासिक से मुंबई की ओर अपनी मांग को पूरा कराने के लिए कूच कर गए। ऐसा ही कुछ इस साल भी देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय में पिछले कुछ हफ्तों से किसान केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ लामबंद हुए हैं। एंटी सीएए प्रदर्शन। नागरिकता संशोधन कानून पास किए जाने के विरोध में महिलाएं और छात्र हजारों की संख्या में आंदोलित हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों तक महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती रहीं। सुप्रीम कोर्ट का दखल भी आंदोलनकारियों को हटाने में सक्षम नहीं हो सका था। एनआरसी का मुद्दा भी इस आंदोलन से जुड़ा था और दिल्ली ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में ये आंदोलन फैला था। आर्टिकल 370 से जुड़ा आंदोलन। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। ऐसे में घाटी के अलगाववादी नेताओं ने बड़े स्तर पर हंगामा किया। हुर्रियत के अलावा पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया था। सरकार के इस कदम के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया था और घाटी में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे। भीमा कोरेगांव आंदोलन। भीमा कोरेगांव आंदोलन का युद्ध इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मराठा सेना महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से हार गई थी। दावा किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को महार रेजिमेंट के सैनिकों की बहादुरी की वजह से ये जीत हासिल हुई थी। ऐसे में ये जगह पेशवाओं पर महारों यानी अनुसूचित जनजातियों की जीत के एक स्मारक के तौर पर स्थापित हो गई। इसलिए दलित समुदाय के लोग भीमा कोरेगांव में हर साल बड़ी संख्या में जुटकर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने पेशवा की सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे। पिछले साल इस युद्ध के 200 साल पूरे होने पर लाखों दलित भीमा कोरेगांव में जुटे। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारत बांग्लादेश की नई शुरुआत। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ 55 साल से बंद रेल लिंक। पीएम मोदी ने कहा, पड़ोसी पहले, पॉलिसी में बांग्लादेश अहम। किसान आंदोलन पर सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा, विरोध का तरीका बदले। किसान कृषि कानूनों को होल्ड करने के बारे में सोचे सरकार। किसानों का गुस्सा जारी। यूपी से आंदोलन के समर्थन में आई 18 खापें। कहा, कानून वापस नहीं हुआ तो भाजपा को चुनाव में होगा बड़ा नुकसान। मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूल की गाइडलाइन जारी। सबसे पहले शुक्रवार को होगी पीटीएम, ऐप से होगी अटेंडेंस। लंच में भी छात्रों को क्लास में रहना होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमलनाथ पर हमला। मंत्री सारंग बोले, 4 अफसरों के साथ कमलनाथ पर होनी चाहिए एफआईआर। पोषण आहार में घोटाला कर दिल्ली भेजी गई रकम। कोरोना से जीते तो दिल से हारे सांसद। यूपी के पूर्व बीजेपी सांसद सत्यदेव सिंह का निधन। हार्ट अटैक के बाद गुड़गांव के मेदांता में ली आखिरी सांस।
एनएसए मामले में सुप्रीम फैसला, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी के मामले में दायर याचिका हुई खारिज। सर्दी में सेना के लिए चुनौतियां, कश्मीर में बर्फबारी से बंद हुए पास। पाकिस्तान के टारगेट पर पूंछ और राजौरी। चीन पर 5वीं स्ट्राइक जल्द, भरोसेमंद कंपनियों से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदने की बनेगी पॉलिसी। चीनी कंपनियां होंगी दरकिनार। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों पर 24 घंटे कर सकेंगे फ्री मीटिंग। जूम और गूगल मीट ने की घोषणा, 31 मार्च 2021 तक 24 घंटे तक कर सकेंगे कॉल होस्ट। व्हाट्सएप यूजर्स दे ध्यान, नए साल से कुछ एंड्रॉइड और स्मार्टफोन सहित आईफोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। कंपनी ने कहा सर्विस जारी रखने के लिए फोन को करना होगा अपडेट। ट्विटर का बड़ा फैसला, हटाए जाएंगे कोविड वैक्सीन से जुड़ी गलत जानकारी देने वाले पोस्ट। अगले हफ्ते लागू होगी नई पॉलिसी। पाकिस्तान के पत्रकार का दावा, इमरान के करीबी दोस्त इजराइल को मान्यता दिलाने में जुटे। उन्होंने गुपचुप की तेल अवीव यात्रा। बुजुर्गों में कोरोना वैक्सीन का डर, कोरोना वैक्सीन के लिए बुजुर्ग नागरिकों को मनाना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती। साइड इफेक्ट और कम असर का ज्यादा डर। चीन के खिलाफ भारत अमेरिका साथ, अमेरिकी संसद में डिफेंस पॉलिसी बिल हुआ पास। इसमें भारत चीन सीमा पर तनाव का भी हुआ जिक्र। ऑस्ट्रेलिया को विराट की चेतावनी, कोहली बोले मैं न्यू इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव। चैपल ने की थी विराट की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से तुलना। ऑस्ट्रेलियन ओपन बदली तारीख, इस बार जनवरी के बजाय फरवरी में होगा टूर्नामेंट। देश के बाहर कतर और दोहा में हो सकता है क्वालिफाइंग टूर्नामेंट। सोशल मीडिया अकाउंट में सेंधमारी, उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम 24 घंटे तक रहा हैक। साइबर सेल कर रहा जांच। पीटा की घोषणा, सोनू सूद और श्रद्धा कपूर 2020 के हॉटेस्ट वेजिटेरियन, कहा ये दोनों लाते हैं दुनिया में बदलाव। प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर राधेश्याम की शूटिंग हैदराबाद में हुई शुरू। सेट से एक्सप्रेस ने शेयर किया वीडियो। यूरोप बेस्ड पीरियड लव स्टोरी है ये फिल्म। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।